तो हमने आपको लगातार बताया कि मोदी कैबिनेट में नए चेहरे कौन से हैं, कितने मंत्री हो गए हैं, किन किन को कौन सा विभाग दिया है, किन की जिम्मेदारी बढ़ी है और किन की जिम्मेदारी घटी है। लेकिन मोदी कैबिनेट में नारी शक्ति की झलक आप देखिए। निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी राज्य मंत्री, मीनाक्षी लेखी राज्य मंत्री, शोभा करंदलाजे राज्य मंत्री, दर्शना जरदोश राज्य मंत्री, अन्नपूर्णा देवी राज्य मंत्री, प्रतिमा भौमिक राज्य मंत्री, भारती प्रवीण पवार राज्य मंत्री, अनुप्रिया पटेल अपना दल से राज्य मंत्री। तो प्रधानमंत्री मोदी के नई ब्रिगेड में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, ये तस्वीर बता रही है। प्रधानमंत्री के नए मंत्री परिषद में महिलाओं की भागीदारी काफी बढ़ गई है और इसी ने मंत्री परिषद में महिला मंत्रियों की संख्या बढ़कर 11 हो गई। आधी आबादी को पूरा हक मिले, इसे लेकर भी मोदी सरकार की गंभीरता बुधवार को साफ दिखाई दी। नए मंत्री परिषद में 7 महिलाओं ने शपथ ली। इसके साथ ही सरकार में महिला मंत्रियों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। बुधवार को दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी, उडुपी चिकमगलूर से सांसद शोभा करंदलाजे, सूरत से बीजेपी सांसद दर्शना जरदोश, झारखंड के कोडरमा से बीजेपी सांसद अन्नपूर्णा देवी, त्रिपुरा वेस्ट से बीजेपी सांसद प्रतिमा भौमिक, महाराष्ट्र के दिनहोरी से सांसद डॉक्टर भारती पवार और अपना दल की अनुप्रिया पटेल को मंत्रिपरिषद में जगह मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और रेणुका सिंह सरूता पहले ही मंत्रिपरिषद में शामिल हैं। तो डॉक्टर भारती प्रवीण पवार पेशे से डॉक्टर हैं। अन्नपूर्णा देवी ने तो बेहद कम उम्र में ही बिहार सरकार में खनन विभाग संभाला था और झारखंड सरकार में सिंचाई और महिला बाल विकास जैसे कई पद संभाल चुकी हैं। हालांकि बुधवार को ही महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री देवश्री चौधरी इस्तीफा देने वाले मंत्रियों की लिस्ट में शामिल थीं। विशाल पांडे मेरे सहयोगी राजीव रंजन, ब्रिजेश मिश्रा और रविंद्र से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद से सबकी निगाहें इस बात पर ज्यादा हैं कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये मंत्रिमंडल विस्तार कितना महत्वपूर्ण है। विशाल लगातार विस्तार से बता रहे हैं। विशाल, लेकिन एक और सवाल है यहाँ पर कि निषाद पार्टी को जगह नहीं मिली, बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और अब प्रवीण निषाद की बात करें तो क्या विकल्प उनके पास है, क्या वो करेंगे? इसी के साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि विपक्ष का रोल अब क्या रहेगा? देखिए पयोधी, क्योंकि निषाद पार्टी लगातार अभी तक बीजेपी के गठबंधन में है और निषाद पार्टी यह मांग कर रही थी कि उसको राज्यसभा की सीट दी जाए या मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए या डिप्टी सीएम तक के पद की मांग करने लगी थी और लगातार एक प्रेशर पॉलिटिक्स निषाद पार्टी की तरफ से की जा रही थी। और दिल्ली में कल बैठकर लगातार प्रवीण निषाद, जो संजय निषाद के बेटे हैं, इंतजार करते रह गए कि उनके पास फोन कॉल आएगा, उनको बुलावा आएगा मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए, लेकिन उनके पास कोई फोन नहीं गया और वो इंतजार ही करते रह गए। देर रात संजय निषाद ने एक बयान जारी किया कि बीजेपी ने धोखा किया है, हम आगे की रणनीति आने वाले कुछ दिनों में तय करेंगे कि आगे क्या करेंगे। दरअसल ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो संजय निषाद ने पिछले 1 महीने में शुरू हुई थी, उसका ही एक सबसे बड़ा कारण है कि उन्हें जगह नहीं मिली, क्योंकि मोदी अमित शाह की इस नई बीजेपी में प्रेशर पॉलिटिक्स ज्यादा देर तक चल नहीं पाती है और इसीलिए निषाद पार्टी को इस विस्तार में जगह नहीं मिल पाई। अगर वो भी अनुप्रिया पटेल की तरह शांत रहे होते, चुप बैठे रहते, तो शायद आज जिस तरह से अपना दल को इसमें शामिल किया गया, निषाद पार्टी को भी शायद इसमें शामिल किया जाता, क्योंकि जो प्रवीण निषाद हैं वो भले निषाद पार्टी से हों लेकिन सांसद बीजेपी के सिंबल पर हैं, वो बीजेपी के सांसद हैं, तो इसलिए उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स काम नहीं आ पाई उत्तर प्रदेश में। हालांकि अब जिस तरह से जातीय समीकरण यहाँ पर बीजेपी ने साधे हैं, उसके बाद से विपक्ष भी अपनी रणनीति बदलेगा, क्योंकि ओबीसी वोट पर ज्यादा फोकस किया है यहाँ पर बीजेपी ने। तो आने वाले दिनों में जो फैसले हो सकते हैं, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के, वो भी बीजेपी के इस केंद्रीय मंत्रिमंडल को देखते हुए हो सकते हैं कि ओबीसी और गैर जाटव दलित को कैसे साधा जाए। इसी को लेकर अब रणनीति उत्तर प्रदेश में तैयार होगी। क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ तो समाजवादी पार्टी को हो रही थी इस मंत्रिमंडल विस्तार से। कई बार जब समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता जुड़े तो उनको कई सारे एतराज थे इससे। बहरहाल ब्रिजेश, लेकिन आपने जिस बात का जिक्र किया इससे पहले, ब्रेक से पहले आप बता रहे थे ना कि कैसे नीतीश कुमार का एक तरह से ये बदला था, लेकिन आपको लगता है कि बिहार की राजनीति में अब इस बदले को लेकर स्वीकार्यता होगी आगे चलकर?
नहीं, अभी खेल अभी काफी बाकी है पयोधी, और आप खुद भी चिराग पासवान से इंटरव्यू ले चुकी हैं और उनको समझती हैं, क्योंकि चिराग पासवान ने अब रणनीति बदली है। अब वो आप समझ सकती हैं कि उनके चाचा कल ओथ ले रहे थे केंद्र में, और वो सड़कों पे थे। वो अभी फिलहाल आशीर्वाद यात्रा पे निकले हैं, और जिस तरीके से वो कहें कि तूफानी दौरा वो कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर ये इसी तरीके से जारी रहा तो आने वाले दिनों में बिहार की पॉलिटिक्स में या केंद्र की पॉलिटिक्स में उन्हें किसी की आशीर्वाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इतने खुद मजबूत हो जाएंगे कि रामविलास पासवान की जो विरासत है उसको संभाल सके। क्योंकि देखिए, रामविलास पासवान की विरासत को लेकर भले ही सड़कों पे लड़ाई हो, लेकिन जो जाना माना एक पहचाना चेहरा है जो चिराग पासवान खुद स्टैब्लिश करके गए हैं, वो है चिराग पासवान को। तो और उसको जो उनका जो 6% जो दलित वोट है, जो पासवान वोट है, वो शिफ्टिंग वोट है, और वो रामविलास पासवान को ही नेता मानता है, और उसके बाद वो चिराग पासवान को नेता मान चुका है। और उसका उदाहरण ये है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार को डैमेज किया गया, आप नंबर 1 पार्टी थी, वो नंबर 3 पे आ गई, हर जगह डैमेज किया चिराग पासवान ने। तो अभी राजनीति बाकी है, और आने वाले दिनों में देखना होगा कि चिराग जो है, उनके पास ऑप्शन है खुद अकेले एकला चलो की राह पे है, या फिर वो एक नए कॉम्बिनेशन के तहत तेजस्वी यादव के साथ आते हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव और उन दोनों का रिलेशन काफी अच्छा है, दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन अच्छी बातें राजनीति में कब कड़वाहट हो जाए, किस बात को लेकर हो जाए, कहा नहीं जा सकता है। तो अभी पॉलिटिक्स, क्योंकि बिहार की राजनीति, अब जो चुनाव होने वाले हैं वो 2025 में होने वाले हैं, उससे पहले लोकसभा का चुनाव है, तो काफी लंबा समय है। इसमें लोग जो है अपने जनाधार को मजबूत करने में लगे हुए हैं, खासकर चिराग पासवान। प्रयोधी लेकिन राजीव, महाराष्ट्र में जिन नए चेहरों को तरजीह दी गई है, जिनका कद बढ़ाया गया है, ये आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति को किस ओर लेकर जाएगा? क्या इसे लेकर कोई नाराजगी? देखिए, अभी तक फिलहाल तो कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जिन लोगों का कद बढ़ाया गया, जिन क्षेत्रों के लिए जानबूझकर बीजेपी ने इन क्षेत्रों के लिए अपनी जो पैठ है वहां बढ़ाने शुरू की, वो निश्चित तौर पर उसके लिए कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि अश्विनी वैष्णव को आप देख रहे हैं, नई जिम्मेदारी उन्होंने संभाल ली है। रेल मंत्री का पदभार उन्होंने संभाला, और आज सुबह की तस्वीर पहली। कल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, विभागों के बंटवारे को लेकर जो पूरा दिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी, पार्टी के लिए भी, इन तमाम नए चेहरों के लिए बहुत हैक्टिक रहा, लेकिन इसको नई जिम्मेदारी को लेते ही उस जोश के साथ ये पहली तस्वीर सुबह की रेल मंत्री की आप देखिए। अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है, और इस वक्त अपने दिन की शुरुआत मंत्रालय के ऑफिस में पहुंचकर, पदभार संभालकर एक मैसेज देने की कोशिश है कि जो नई टीम है, जिसमें युवाओं को तरजीह दी गई है, जिसमें ऐसे मंत्री भी बनाए गए हैं जो 50 से कम उम्र के हैं, जिसमें ऐसे वरिष्ठ मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है जिनका अनुभव बहुत काम आने वाला है ऐसे समय में। तो उसी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नई टीम की ये पहली तस्वीर, एक पहले योद्धा मोदी मंत्रिमंडल के अश्विनी वैष्णव, जो रेल मंत्रालय का कार्यभार संभाल चुके हैं। 2008 में ना 89 में एक्ट रिवाइज हुआ सर। अभी अपने एमओएस साहब जो 77 लोगों की टीम तैयार हो चुकी है कुल मिलाकर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट में। सर, आज आपने देश के रेल मिनिस्टर के तौर पर चार्ज लिया है, बड़ी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का विजन रेलवे को लेकर के अलग है, और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि रेलवे ने जिस तरीके से बड़े काम किए हैं, कैसे उसको आगे ले जाने की योजना है? मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। रेलवे प्रधानमंत्री जी के बहुत ही उनके विजन में बहुत बड़ा हिस्सा है, और प्रधानमंत्री जी का विजन रेलवे के लिए जैसे जन जन तक ट्रांसफॉर्म हो लोगों की लाइफ, एक आम आदमी, एक गरीब, एक वंचित, एक किसान, पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को भी रेलवे के बेनिफिट मिले, ऐसा उनका बड़ा विजन है। तो इस विजन के लिए मैं काम करूंगा और प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेहनत करूंगा। थैंक यू। दिया गया है।
अनुराग जी, आज चार्ज ले रहे हैं आप, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको भी सरकार के प्रवक्ता के रूप में रहेंगे। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है आपको? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां मोदी जी ने देश को आगे ले जाने का बहुत शानदार काम किया है पिछले 7 वर्षों में, सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाएं और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊँ। वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊंगा। सर, सुषमा जी, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, तमाम लोग इस मंत्रालय में रहे और अब आप जितने बड़े नाम आप गिना रहे हैं उतनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। इसलिए मैंने कहा जो विश्वास व्यक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और इस जिम्मेदारी को ठीक से निभाने का हर संभव प्रयास करूंगा। उसमें आप सबका सहयोग भी चाहिए होगा। आगे बहुत सारे अवसर आएंगे विस्तार में बात करने के। आज आप सब शुभकामनाएं देने हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग जी, आपको स्पोर्ट्स की भी जिम्मेदारी दी गई है, ओलंपिक बहुत नजदीक है, आप खेलों से जुड़े रहे हैं, तो अपनी नई जिम्मेदारियों को संभालते हुए अनुराग ठाकुर को आपने सुना, पहले राज्य मंत्री थे, वित्त राज्य मंत्री, और अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा उन्हें दिया गया, यानी एक तरह से उनका प्रमोशन हुआ। युवा चेहरे हैं और पहले से ही मोदी मंत्रिमंडल में पसंदीदा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के भी और अमित शाह के भी, और इसलिए उनके कार्यों के हिसाब से उनको प्रमोट किया गया। अभी अभी आपने सुना उन्होंने कैसे प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया भी कहा, और साथ ही आपने अश्विनी वैष्णव को सुना, नए रेल मंत्री के तौर पर जो उन्होंने आज कार्यभार संभाला है पूरे जोश के साथ। सुबह से ही नई टीम के जोश की तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। रविंद्र, जो पूरी टीम है 77 मंत्रियों की, 77 जो मेंबर्स हैं इस पूरे कैबिनेट में, उनकी शुरुआत आज के दिन की उनके नए पदभार को संभालते हुए नए जोश के साथ हम देख रहे हैं। देखिए, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री ने 15-20 दिन लिया मंथन करने में, और जब कल शपथ हो गई है तो आप देखिए खुद प्रधानमंत्री किस तरह से अपने आप को भी एक्टिव किए हैं। आज ही अब से थोड़ी देर बाद 11 बजे वो जितने भी IIT हैं, चाहे वो कानपुर हो या फिर मुंबई हो या दिल्ली हो, उसके वाइस चांसलर के साथ वो वर्चुअल कनेक्ट होंगे, उनसे बातचीत करेंगे, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री बने हैं, जिन्होंने ओथ लिया और चार्ज भी ले लिया है, वो भी उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रहेंगे। और प्रधानमंत्री का साफ करना, जिस तरह से पिछले 1.5 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काफी कठिनाइयां आई हुई है, उसको दूर करने का ये एक उत्तम प्रयास होगा। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री खुद भी एक्टिव हो गए हैं नए मंत्रियों के साथ, और जो नए मंत्री हैं वो भी काफी जोश में, क्योंकि उनको भी एक मौका मिला है कुछ करने के लिए। क्योंकि बहुत से हैं, चाहे अश्विनी वैष्णव को आपने दिखाया हो, चाहे अनुराग ठाकुर को दिखाया है, या दूसरे जो भी मंत्री अभी चार्ज ले रहे हैं, उनके पास एक उत्साह भी होगा, जिम्मेवारी भी है, और ये भी एहसास है कि उनको परफॉर्म करके देना होगा। जो उनको मिला है वो केवल उनके कारण से नहीं, बल्कि उनको काम करके दिखाने के लिए मिला है। और पार्टी और सरकार चाहती है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है उसको लेकर वो अपने मंत्रालय को जनता के सामने भी जाए। तो कहीं ना कहीं सबके सामने जिम्मेवारियां भी है और उत्साह भी है कि अब जाहिर सी बात है, जितने चाहे उत्तर प्रदेश से 7 लोगों को है जो मिला है, पहली बार जो बने हैं अनुप्रिया पटेल को छोड़कर, जाहिर सी बात है कि भले ही वो कई बार के सांसद हों, जातीय समीकरण पर फिट बैठते हो, लेकिन उनको एक मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करने के लिए मिला है। तो उत्साह भी होंगे, जोश भी होगा, लेकिन उनको ये भी जरूर पता होगा सभी मंत्रियों को, क्योंकि उनको पता है कि उनके हर काम का कहीं ना कहीं ऑडिट होते रहेगा आगे आने वाले दिनों में, और नहीं परफॉर्म करेंगे तो शायद उनको बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाएगा। तो ये एक दबाव भी होगा और कुछ करने का जज्बा भी होगा सभी मंत्रियों के सामने। कयोदी। और जब हम अभी बात कर रहे हैं नए कार्यभार के अश्विनी वैष्णव के, तो पूर्व IAS अधिकारी हैं और हमेशा से पसंदीदा रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के भी और अमित शाह के भी। ब्यूरोक्रेट्स को नई जिम्मेदारी देना, इस पूरे कैबिनेट में शामिल करना, ये कितना बड़ा संदेश है रविंद्र, इसे हम कैसे समझें?
देखिए, इस पूरे मंत्रिमंडल में जो 77 हैं और उसमें आप देखिए कि 7 ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे हरदीप पुरी हो या अश्विनी वैष्णव हो, एस जयशंकर हो, आर.के. सिंह हो, ऐसे 7 ब्यूरोक्रेट हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को लगता है कि जो पॉलिटिकल फील्ड से आ रहे हैं, जो काफी दिनों से कार्यकर्ता भी हैं, उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए और तकनीकी मामले में जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ भी काम, नए दौर के काम जो होते हैं उसमें उनकी सहभागिता होनी चाहिए। अब जहां तक अश्विनी वैष्णव की बात है तो जाहिर सी बात पूर्व आईएएस है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में उनके काफी करीबी रहे थे और उनके हर गतिविधियों में वो शामिल रहे हैं, हर फैसले में कहीं ना कहीं करीबी से देखे हैं। और जब उनको राज्यसभा में लाया गया है तो आप देखिए कि उड़ीसा से बीजेडी ने भी उनको सपोर्ट किया और बीजेपी के नॉमिनी थे वो, तो कहीं ना कहीं उनको नवीन पटनायक का भी उतना ही भरोसा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी भरोसा है। इसलिए आप देखिए कि उनको राज्यसभा में लाया गया और जब मंत्री बनाएगा तो सीधे कैबिनेट का दर्जा दिया गया और उनको एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, जो रेलवे का जो पीयूष गोयल अभी तक देख रहे थे और आईटी मिनिस्ट्री का तो जो रविशंकर प्रसाद देख रहे हैं, तो उनके सामने चुनौतियां भी है और काम करने का एक अच्छा अवसर भी है। और यंग है, डायनेमिक आदमी है और उनको प्रशासन का अनुभव है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को लग रहा है कि इस प्रशासनिक और अनुभव का वो लाभ पूरे मंत्रिमंडल को भी मिलेगा, पार्टी को भी मिलेगा। धन्यवाद आप सभी का, रविंद्र आपका, विशाल आपका, राजीव आपका, ब्रजेश आपका, चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारी जानकारी इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हर एक डिटेल हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हर एक खबर, हर एक तस्वीर आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.